हेलो बच्चों, मैं फिर से आ गया हूँ आपके साथ नए वीडियो के साथ। तो मैं लोकेश सर आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने क्लास में बोला था आपको। और वो नई सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी, स्पेशली जेई मेंस एडवांस और नीट वालों के लिए। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है मैकेनिक्स। मतलब मैकेनिक्स तो नहीं बोलूंगा मैं, काइनेमेटिक्स। लेकिन आपको भी जैसे कि पता है कि काइनेमेटिक्स जो होता है वो एक मैकेनिक्स का पार्ट होता है। तो मैं आज नया चैप्टर शुरू करने वाला हूं और मैं सभी को एक बात और बोलना चाहूंगा कि जो बोर्ड वाले कुछ स्टूडेंट बचे हुए थे उन लोगों के लिए कुछ दूसरे वीडियोस आने वाले हैं। ये जो लेक्चर्स रहने वाले हैं ये स्पेशली एंट्रेंस वालों के लिए रहेगा, ठीक है। तो बोर्ड वाले अगर उनको लगता है ये कि उनको बाकी चीजों के लिए प्रिपरेशन करना है तो वो लोग ये वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं नए चैनल के साथ नए वीडियो में आऊंगा और आज मैं अभी नया वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉपिक का जो नाम है, ऑब्वियसली काइनेमेटिक्स को शुरुआत हम कहां से करते हैं सभी को पता होगा, वो स्टार्ट होता है कहां से, मैकेनिक्स से, ठीक है। तो सभी को पता होना चाहिए मैकेनिक्स क्या होता है। मैं बेसिक से जाऊंगा, ऐसा नहीं कि भाई ओवरव्यू में हम चलेंगे, ठीक, बढ़िया। अब देखिए मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स, सपोज मैंने आपको बोला कि भाई आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, क्रिकेट, अच्छी बात है। क्रिकेटर ने क्या किया, शॉट मारा और बॉल बैट से होते हुए बाउंड्री के पास चली गई। ऑब्वियसली ये जो आपने देखा, क्या देखा, मोशन, क्या देखा, मोशन। इसमें आपने एक चीज देखी, वो था इफेक्ट। क्या था, इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट देखा आपने कि एक बॉल बैट्समैन से होते हुए फील्डर के पास चली गई या बाउंड्री के पास चली गई, ये आपने इफेक्ट देखा, उसको बोला जाएगा इफेक्ट। कैसे बोलेंगे इफेक्ट, क्योंकि उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, बताओ इफेक्ट में क्या क्या चीजें हो सकती है। मोशन में आपने देखा कि वो बॉल कितने दूर गया, ऑब्वियसली उस दूरी को आप क्या नाम दोगे, डिस्प्लेसमेंट। अरे बोलो बराबर, आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो, लेकिन उसके बारे में हमें समझने के लिए जो लोग नए स्टूडेंट है स्पेशली उनको आगे वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, और एक इफेक्ट क्या देख सकते हो आप कि कितने दूर गया, कितनी स्पीड से गया, उसका एक्सेलरेशन कितना था, ये सारी चीजें। मतलब आप किसके बारे में पढ़ने वाले हो, इफेक्ट के बारे में। बात समझ में आ गई क्या। लेकिन वो जो बॉल उतनी दूर गया वो किसकी वजह से गया, वो वजह जो होता है जिसको हम रीजन बोलते हैं, उसको एक और नाम से हम सम्मानित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सम्मानित, उसको बोला जाएगा कॉज। समझ में आया। मतलब हम मैकेनिक्स में दो चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पहला तो वो इफेक्ट, जैसे सपोज मैंने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, जैसे फोर्स क्या हो गया, एक कॉज हो गया। जैसे कोई एक बॉल है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो बॉल क्यों गया होगा, क्योंकि हमने उस पर क्या लगाया होगा, फोर्स। तो वो रीजन क्या हो गया, कॉज, और उसने मोशन लिया, वो क्या हो जाएगा, उसका इफेक्ट। समझ में आया। तो हम पढ़ते क्या है मैकेनिक्स में, इफेक्ट और उसके कॉज के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कोई चीज हुई, वो हो गया इफेक्ट, और किसकी वजह से हुई या हो रही है वो हो गया हमारा कॉज। बात समझ में आ गई क्या बच्चों। तो मैकेनिक्स क्या होता है, बेसिकली मैकेनिक्स इज अ स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन, या आप रिवर्स में बोल सकते हो, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ इफेक्ट एंड कॉज ऑफ मोशन। बात समझ में आ गई क्या। हो सकता है फास्ट हुआ हो, मैं थोड़ा स्लो समझा देता हूं, ध्यान से समझना। कोई चीज को, अगर कोई बॉक्स को अगर आप एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये चीजें क्या है बोलो, उसका कॉज है। मतलब उसको हमने जब डिस्प्लेसमेंट दिया या एक जगह से दूसरी जगह मूव किया, तो ये मोशन जो हो रहा था, बस हो रहा था भाई, किसकी वजह से हो रहा था, वो वजह क्या है, कॉज। और जो हो रहा था उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, बोलो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई क्या। मैकेनिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ
मोशन। बात समझ में आ गई क्या? कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन हम बोल सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं भाई मैकेनिक्स में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई? अरे बाप रे, मोशन के बारे में। बात समझ में आ गई क्या? पक्का? तो हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं भाई साहब। मैकेनिक्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? ऑब्वियसली 2 पार्ट में, क्योंकि ऑब्वियसली हमें किसके बारे में पढ़ना है? कॉज और इफेक्ट के बारे में। बात समझी क्या? अब मैकेनिक्स का जो पहला पार्ट होता है वो है काइनेमैटिक्स। पहला पार्ट कौन सा है बच्चों? काइनेमैटिक्स। ऑब्वियसली काइनेमैटिक्स मतलब होता है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ मोशन। बात समझी क्या? स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ मोशन मतलब बोल सकते हैं हम कि वो मोशन हो रहा है। अच्छी बात है। अच्छा, मोशन हो रहा है तो क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? आप पढ़ोगे कितने दूर मोशन हो गया, उस बॉल की वेलोसिटी कितनी थी, उसमें एक्सेलरेशन कितना था, वगैरह वगैरह वगैरह। बात समझी क्या? तो इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इफेक्ट के बारे में। मतलब मोशन हो रहा है बस, लेकिन वो मोशन क्यों हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ मोशन। मतलब उसका रीजन जब हम जानेंगे, पढ़ेंगे, उसको बोला जाएगा डायनामिक्स। अरे बोलो, समझ में आया? ठीक है, बोलो फिर से एक बार। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑन कॉज ऑफ मोशन। दूसरा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इफेक्ट की स्टडी करने को बोलेंगे काइनेमैटिक्स, मतलब वो हो रहा है तो होने दो, और उसका रीजन जब हम जानेंगे, उस रीजन को एग्जांपल में इसके हम पढ़ेंगे वही ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन को किसकी वजह से लेगा? फोर्स की वजह से। अरे बोलो, रोटेशन भी लेगा? ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज घूम रही है तो उसमें एक और चीज हम पढ़ेंगे, वो है टॉर्क एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें आएगी उसमें। बात समझ में आ गई क्या? अरे समझा ना? रीजन मतलब कॉज मतलब डायनामिक्स, जो हो रहा है मतलब इफेक्ट मतलब काइनेमैटिक्स। बात समझ में आ गई क्या? इसको दूसरे तरीके से ना पहले डिफाइन कर सकते थे, और भी एक तरीका है। इसमें सिर्फ हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें हम मोशन किसकी वजह से हो रहा है उसके रीजन को या उसके कॉज को पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा इस पे फोकस नहीं करते, सवाल इससे नहीं आने वाले। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बताओ मुझे एक बात, अगर मुझे, हम इसके बारे में अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, कम से कम नहीं तो भी काइनेमैटिक्स हमारा बहुत कुछ 1-1.5 महीना चलेगा। ठीक है, काइनेमैटिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, जैसे कि पहला तो आएगा भाई 1D 2D, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन। उसके बाद NLM आएगा, फ्रिक्शन आएगा, बहुत सारी चीजें हैं, वर्क एनर्जी, पावर, कोलिजन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है पहले तो। काइनेमैटिक्स कम से कम 1.5-2 महीना चलेगा, उसके बाद मैं आपको डायनामिक्स पे आऊंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं काइनेमैटिक्स के साथ। मैं एक और बार बोलूंगा, मैं बोलते ही रहूंगा, क्योंकि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है बोलना। देखिए, हो सकता है कि आपको लिखने को टाइम ना मिले, लेकिन बोर्ड में जो दिखे पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखो। बात समझ में आ गई क्या? मैं हर एक पॉइंट A to Z पॉइंट लिख कर भी दे सकता हूं, या स्लोली डिक्टेट भी कर सकता हूं। उसको आप बार बार वीडियो देख के बाद में अपने कॉपी में उतार लेना। ठीक है, चलो, लेकिन इतना ध्यान में रखना, सारे नोट्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। इसी वीडियो में नहीं बोलूंगा, सभी वीडियो में मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं हम काइनेमैटिक्स की। ठीक है, चलो। अरे मुझे एक बात बताओ, काइनेमैटिक्स में ऑब्वियसली हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अरे बोलो ना, बोलो बच्चों। इफेक्ट के बारे में। किसके इफेक्ट के बारे में? मोशन के इफेक्ट के बारे में। बात समझ में आ गई क्या? तो एक काम करते हैं ना, हम समझ लेते हैं कि क्या आप रेस्ट पे हो? बताओ बच्चों, सोचो। अभी आप अपने घर पे बैठे हो, अच्छी बात है, बैठे रहो। मम्मी वैसे भी कोई काम बताती नहीं है तुम लोगों को, बराबर? तो मुझे एक बात बताओ, आप अपने घर पे बैठ के मेरा वीडियो जब आप देख रहे हो, तो क्या आप रेस्ट पे हो? सोचो। नहीं, या हां? आप सोच रहे होंगे हाँ, लेकिन ध्यान से समझना, अगर सोचो ये है आपका रूम, ओ माय गॉड, ये है आपका बेड,
बेड पर बैठकर आप ये लैपटॉप में क्या देख रहे हो? मेरा क्लास देख रहे हो। अच्छी बात है। सोचो आपके साइड में कोई है। अब मुझे नहीं पता वो कोई, आपका कोई जिगरी यार हो सकता है। सोचो यार है क्या, यारिया है ना? अब मुझे एक बात बताओ, ये लड़की अगर आपको अभी देखे, अरे यार मैंने लड़की बोल दिया, सॉरी, ये इंसान अगर आपको देखे तो क्या वो आपको रेस्ट पे अज्यूम करेगा? मतलब उसको लगेगा कि आप मूव नहीं कर रहे हो। मैंने सही बोला कि गलत बोला? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, क्योंकि आप टीचर हो, आप गलत बोल ही नहीं सकते हो। बात समझते हैं? अरे अगर समझ लो गलती से इसने एक बड़ी गलती कर दी और उस गलती से ये क्या बन गई बोलो? एक साइंटिस्ट बन गई। अरे सर ये गलती से कैसे हो गया सर? साइंटिस्ट गलती से नहीं बनते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, गलती से साइंटिस्ट बनने के बाद इसमें एक और बड़ी गलती कर दी और ये क्या बन गई बोलो? एस्ट्रोनॉट बन गई। ओ माय गॉड। सर ये क्या पढ़ा रहे हो सर? हिस्ट्री पढ़ा रहे हो क्या? नहीं मेरे भाई, मैं ये पढ़ा रहा हूं। चलो बोलो, अगर ये एस्ट्रोनॉट बन गई है, स्पेस में चली गई, स्पेस में जाने के बाद अगर वो स्पेस से आपको देख रही है, कहां से देख रही है बच्चों? स्पेस से। तो मुझे एक बात बताओ, स्पेस से टेलीस्कोप लगा के अगर आपको देखेगी तो क्या उसको पृथ्वी घूमते हुए नजर आएगी? हाँ। अरे पृथ्वी घूमती है ना, नहीं घूमती है क्या? हाँ। अगर वो पृथ्वी घूमते हुए नजर आएगी तो क्या पृथ्वी के साथ आप भी उसको घूमते हुए नजर आओगे? आओगे कि नहीं आओगे? हाँ सर। अरे बाप रे, इसका मतलब पहले जब ये लड़की उसके पास में बैठी थी तो मैं उसको मोशन में नजर नहीं आ रहा था। मतलब कैसे दिख रहा था? रेस्ट पे। जैसे वो दूसरी जगह चली गई, पहले वो धरती पे थी, अभी वो दूसरी जगह चली गई, दूसरे प्लैनेट में चली गई, तो मैं उसको कैसे दिखने लग गया? मोशन में। सर ये कैसे हो गया? अरे ध्यान से सुनो, आप रेस्ट पे हो क्या? नहीं। धरती रेस्ट पे है क्या? नहीं। अब बात करते हैं, क्या अर्थ सन के अराउंड में रिवॉल्व करता है? अरे करता है कि नहीं करता है? ऐसे करता है ना। ओहो, सन छोटा हो गया, अर्थ बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, सन को देखो छोटा ही है। नहीं ऐसा नहीं है। बात करते हैं, अरे बोलो भाई, सन के अराउंड में अर्थ रिवॉल्व करता है? हाँ। क्या सन रेस्ट पे है? ना, सन भी रेस्ट पे नहीं होता। एक्चुअल में देखो, सन का मोशन कुछ इस तरीके से होता है, ये भी किसी के अराउंड में रिवॉल्व करता है। सन ऐसे अगर जा रहा है सपोज स्ट्रेट लाइन पे, तो उसके अराउंड में हमारे प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली उनका मोशन भी इलिप्टिकल नहीं होता, इसको हम हेलिकल पाथ बोल सकते हैं। कौन सा पाथ? हेलिकल मोशन बोल सकते हैं। लेकिन रियलिटी में अगर ध्यान में देखा जाए तो ना तो आप रेस्ट पे हो, आप जहां हो वो है अर्थ। अर्थ भी रेस्ट पे नहीं है, वो भी क्या कर रही है? मूव कर रही है। अर्थ जिसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है वो भी रेस्ट पे नहीं है, वो भी क्या हो रहा है? चलते जा रहा है। क्योंकि ये किसके अराउंड में रिवॉल्व करता है? जो उससे ज्यादा ग्रेविटी क्या करता है? कंसीड करता है। तो इससे ज्यादा ग्रेविटी ऑब्वियसली आपको पता होगी भाई किसकी होती है? ब्लैक होल। अरे बोला, आप सुना है कि नहीं सुना है? गैलेक्सीज भी रेस्ट पे नहीं है, ये याद रखना, हमारे साइंटिस्ट ने प्रूव कर लिया है। नो, क्योंकि हमारे स्पेस में बहुत सारी गैलेक्सीज है। बात समझ में आ गई क्या? मतलब कोई भी रेस्ट पे नहीं है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि रेस्ट एक अजम्पशन है? क्या है? ये हम अज्यूम करते हैं। एक्चुअल में रेस्ट जो होता है, इट इज अ रिलेटिव टर्म। रेस्ट कैसा होता है बोलो? एक रिलेटिव टर्म होता है। जहां आप बैठ जाओ उस जगह को ही आप रेस्ट पे अज्यूम कर लेते हो। क्या मैंने सही बोला? अरे समझ लो यार। अगर अभी मैंने बोला कि अभी धरती मूव हो रही है लेकिन आप धरती पे बैठे हो, तो क्या आप खुद को रेस्ट पे अज्यूम कर रहे हो? हाँ कि ना? सोचो आप दूसरे प्लेनेट में चले जाओ, मार्स में चले गए, आप बहुत पैसे वाले हो, तो क्या मार्स भले ही मूव कर रहा होगा, लेकिन क्या मार्स पे अगर आप जाके बैठ जाओ तो क्या मार्स आपके लिए रेस्ट पे हो जाएगा और धरती घूमते हुए नजर आएगी? मतलब जिस जगह आप बैठ जाते हो उस जगह को ही आप क्या कंसीडर करते हो? रेस्ट। इसीलिए रेस्ट को क्या बोला जा सकता है? इट इज अ रिलेटिव टर्म। ये रियलिटी में नहीं,
ये हम अज्यूम करते हैं। बात समझ गई क्या? अब ना इसके बारे में ना आपको कुछ और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा जब आपको रिलेटिव वेलोसिटी टर्म समझाया जाएगा। रिलेटिव टर्म बोल सकते हैं हम, वहां पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, सेंटर ऑफ मास में भी काम आएगा ये सारी चीजें, तब आपको बेहतर ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझो, कोई भी रेस्ट पे नहीं है, और रेस्ट पे नहीं है तो हम रेस्ट को अज्यूम करते हैं, और अज्यूम करने के लिए एक जगह ली जाती है। क्या ली जाती है? एक जगह। जैसे अर्थ एक जगह हो गई, मार्स एक जगह हो गई। सपोज कोई कार चल रही है, कार एक जगह हो गई, ट्रेन एक जगह हो गई। जो स्पेस है, मतलब बात कर रहे हैं हम प्लेस की, सॉरी। तो मुझे एक बात बताओ, जिस जगह पे हम बैठकर कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे आप अभी अर्थ पे हो और स्पेस में कोई प्लैनेट को मूव होते हुए देख रहे हो, तो जिस जगह पे आप बैठे हो वो जगह कौन सी है? अर्थ। उस जगह को कुछ तो भी बोला जाता है बच्चों। देखो क्या बोलते हैं उसको, ध्यान से समझना। ये सारी चीजें कुछ काम की नहीं है उतनी, लेकिन फिर भी आगे में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। देखो मैंने क्या बोला, बोलो आप रेस्ट पे हो क्या? नहीं सर, कोई भी दुनिया में रेस्ट पे नहीं है। रेस्ट कैसा होता है? बोलो रेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म। रेस्ट कैसा है? बोलो बच्चों, रिलेटिव टर्म है। अब रेस्ट रिलेटिव है का मतलब है जहां बैठ जाओ उसको रेस्ट पे ले लो। उस जगह को क्या बोलेंगे? उस जगह को बोला जाएगा बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपका, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि आगे में कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आपको आएंगे, बहुत जगह पे आएंगे, लगभग मतलब ऐसा बोल सकते हैं काइनेमेटिक्स छोड़कर, और भी दो हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, वहां पे भी ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत काम आएगी, ठीक है, जो न्यूमेरिकल को आसान करेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज काम का टॉपिक है विच इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आया? ठीक है, एक काम कर लेता, पहला कुछ पढ़ाया जो मैंने बताया वो सुन लो। क्या बताया? बोलो, मैकेनिक्स the branch of physics deals with study of effect and motion, effect and cause of motion। इफेक्ट मतलब काइनेमेटिक, कॉज मतलब मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स में हम इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शुरुआत में हमें क्या पढ़ना है? बोलो, रेस्ट क्या होता है? रेस्ट क्या होता है? बोलो, रिलेटिव टर्म होता है। और रेस्ट के लिए हम शुरुआत करते हैं भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि जिस जगह आप बैठ जाते हो उसको रेस्ट पे अज्यूम करते हो, ये बात समझ लेना है। ठीक है, बात दिमाग में याद रख लो, जहां आप बैठ जाओ उसको रेस्ट पे ले लेना है। ठीक है, तो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? अपने तरीके से लिखेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो क्या होता है, सिंपल। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसी जगह जहां बैठकर आप दूसरी चीजों को ऑब्जर्व करते हो, दूसरी चीजों को देखते हो। बात समझ में आ गई क्या? ये क्यों जरूरी है सामने बता। तो पहले तो लिख लो भाई, क्या लिखना है? बोलो, ऐसी, आप लिख लेना, ऐसी जगह जहां बैठकर दूसरी चीजों को आप ऑब्जर्व करते हो। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा ना बढ़िया तरीके से हम समझते हैं। ठीक है, देखो समझ लीजिए, आप रेलवे स्टेशन चले गए। कहां चले गए? रेलवे स्टेशन। अच्छी बात है। अगर समझ लो ये दो सीट है, आप आस पास वाली सीट, एक सीट पे आप बैठे हो और दूसरी सीट पे वो बैठी है। अब वो कौन है मुझे नहीं पता, अरे यार लड़की बना दिया, सॉरी, कोई बात नहीं। ये है आप, ये है वो। ओ माय गॉड, इसके हाथ को क्या हो गया? लंगड़ा हो गया, लंगड़ी हो गई, कोई बात नहीं। अरे मुझे एक बात बताओ, ये हो आप, ये हो आप, ये है वो, ये है वो, और ये है आपकी वो, अरे मतलब मम्मी, ये आपकी मम्मी है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, सपोज मम्मी ने आपको देख लिया किसके साथ? उसके साथ, तो शादी करा देगी? है नहीं बच्चों, ऐसा नहीं, मैं वो सवाल नहीं पूछने वाला था। मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहां मम्मी, अच्छी बात। अब मैं मम्मी को एक सवाल पूछूं, सोचो ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन की वेलोसिटी है समझ लो 6 मीटर पर सेकंड। कितनी? 6 मीटर पर सेकंड। ट्रेन इतने स्पीड से भाग रही है। अब मेरा सवाल है, ये मम्मी को भी पता है कि ट्रेन उतने स्पीड से भाग रही है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मम्मी कहां खड़ी है? प्लेटफॉर्म मतलब कहां खड़ी है? ग्राउंड पे।
और मम्मी को एक सवाल पूछा गया, बोलो मम्मी आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपके बच्चे की स्पीड कितनी है, आपका बच्चा रेस्ट पे है क्या? तो मम्मी बताए क्या बोलेगी? मम्मी बोलेगी नहीं, अरे ट्रेन चल रही है 6 की स्पीड से, तो मेरे बच्चे की स्पीड भी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। बोलो बात समझ में आ गई क्या? पक्का मम्मी यही बोलेगी ना, क्योंकि ऑब्वियसली उसको, मम्मी को ट्रेन मोशन में नजर आएगी, तो मम्मी क्या बोलेगी? हाँ बच्चा भी 6 की स्पीड से भाग रहा है। बोलो समझ में आया? देखो ये वाला जो टर्म मैं सिंपल वे में बता रहा हूं, अभी बाद में हमें रिलेटिव पढ़ना ही है, फिलहाल ऐसा समझ लो कि भाई ये क्यों जरूरी है। चलो सेम सवाल अगर मैंने आपकी उसको पूछा, मतलब ये वो को पूछा, तो वो क्या बोलेगी? नहीं मम्मी, नहीं सर, ये कैसा है? बोलो रेस्ट पे है। अरे बोलो समझ में आया? देखो दोनों चीजें, दोनों को सवाल सेम तरीके से ही पूछा गया, सेम टाइम पे पूछा गया, लेकिन इन्होंने बोला ये तो चल रहा है, लेकिन वो ने क्या बोला? वो ने बोला नहीं नहीं आप तो रेस्ट पे हो। मतलब आप तो कैसा है? रेस्ट पे है। मतलब ये कैसा है? रेस्ट पे है। ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या बोला? जिस जगह आप बैठ जाते हो उस जगह की स्पीड कितना ले लेना है? 0। तो इसकी स्पीड कितनी ले ली आपने? 0। अरे हाँ कि ना? लेकिन ये जगह जो है वो कितने स्पीड से भाग रही थी? 6 की स्पीड से, तो इसकी भी स्पीड कितनी हो जाएगी फिर? 6। समझ में आया क्या? तो इसकी भी स्पीड कितनी हो जाएगी? 6। दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे, तो रिलेटिव कितना हो जाएगा? 0। तो मैंने यही बोला, जो पूरे फ्रेम का रिलेटिव होता है वो 0 होता है, और इसी को हमने रेस्ट को क्या नाम दिया? रिलेटिव टर्म। वो आगे में समझेगा, थोड़ा सा इतना समझते हैं भाई। मुझे एक बात बताओ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग यहां पे क्या समझ में आया? मम्मी कौन से कहां खड़ी थी? ग्राउंड पे, तो मम्मी के लिए फ्रेम कौन सा हो गया? ग्राउंड। इसीलिए मम्मी के लिए लड़का भाग रहा था, लेकिन लड़की मतलब वो कहां बैठी है? बोलो ट्रेन में। तो इसके लिए जो फ्रेम हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? ट्रेन। तो क्या फ्रेम चेंज हो गया? और फ्रेम चेंज हो गया तो स्टेट ऑफ मोशन जो है वो भी चेंज हो गया। ये मोशन में था, इसके लिए रेस्ट पे था। बोलो समझ में आया क्या? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो क्यों जरूरी है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम फ्रेम चेंज करते हैं तो स्टेट भी चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो ये न्यूमेरिकल को आसान करने के लिए होता है बच्चों, टफ करने के लिए नहीं। फिलहाल आपको इतना समझना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दो तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने की वजह से हमारे स्टेट भी थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। समझ में आया क्या? बढ़ते हैं आगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा टॉपिक है, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो आपके लिए फर्दर आगे में काम आने वाला है। बोलो बच्चों, क्या आप रेस्ट पे हो? नहीं। वेरी गुड। लेकिन क्या आप जहां बैठे हो आप रेस्ट पे अज्यूम करते हो? हाँ सर। क्यों? क्योंकि जिस जगह हम बैठ जाते हैं वही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम अज्यूम कर लेते हैं उसकी स्पीड 0, तो मतलब रेस्ट इज नथिंग बट अ रिलेटिव टर्म बोल सकते हैं। क्यों? सोचो ना भाई, जहां आप बैठे हो वहीं पे एक और बैठा है, तो उसको आप रेस्ट में बोलोगे, क्योंकि जिस जगह आप बैठे हो उसी जगह वो भी बैठा है। समझ में आया क्या? जो अभी मैंने बताया ना, ट्रेन भी 6 की स्पीड से चल रही थी, आप भी 6 की स्पीड से और वो भी 6 की स्पीड से, तो दोनों एक दूसरे को रेस्ट पे अज्यूम कर रहे थे, क्योंकि जिस जगह आप बैठे थे वो भी उसी जगह पे। बस बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं आगे। अरे समझ में आया कि नहीं है? बढ़ते हैं ना। पीलीज, चलो पीलीज के साथ एक काम की बात हम करेंगे, और वो काम की बात है क्वांटिटी। ओ माय गॉड। चलो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, जो आपके बहुत सारे टॉपिक में काम आने वाला है आगे में। ठीक है, चलो देखो जो काम के टॉपिक है वो ये है, क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसपे फ्रेम डिपेंड नहीं करता है या करता है? अब आप बोल रहे होंगे सर इससे क्या होगा? अरे बहुत कुछ होगा। सोचो, अगर आपको ये चीजें पता है
कि कौन सी क्वांटिटी फ्रेम पे डिपेंड ही नहीं करती। तो फ्रेम चेंज होने की वजह से वो चीज चेंज होगी क्या? नहीं। तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आगे में समझेगा, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल चॉकलेट खाते रहने का। बढ़ते हैं आगे। क्वांटिटी डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम सिर्फ लिखेंगे नहीं, हम तो समझेंगे सर जी। अरे सर आपको एबीसीडी नहीं आती क्या? बच्चों आती है। चलो पहली बात, मुझे एक बात बताओ, ये था ट्रेन, हाँ भाई हाँ। ये थे आप, हाँ भाई हाँ। ये थी वो, हाँ भाई हाँ। तो और ये थी मम्मी, हाँ हाँ हाँ। अब बताओ, क्या लड़की के लिए जब ट्रेन चली तो मम्मी के लिए लड़का चला कि नहीं चला? बिल्कुल चला। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, एक पार्टिकल ले लो, क्या मम्मी के लिए लड़का चला कि नहीं चला? बिल्कुल चला। मतलब मम्मी के लिए लड़का मोशन में था, क्योंकि ट्रेन भी चल रही थी। कितने स्पीड से? 6 की स्पीड से। बात समझी? लेकिन क्या लड़की के लिए ये लड़का चला कि नहीं चला? रेस्ट पे था कि नहीं था? जैसे आप ट्रेन पे बैठे हो और आपके साइड में कोई बैठा है, तो ऐसा लगता है कि वो भी रेस्ट पे है, उसकी स्पीड है ही नहीं। लेकिन क्या रियलिटी में आप दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हो? हाँ कि ना? लेकिन क्या मम्मी के लिए, जैसे मम्मी कहां पे थी बोलो? प्लेटफॉर्म पे, मतलब ग्राउंड पे। तो मम्मी के लिए फ्रेम कौन सा हो गया? ग्राउंड। और लड़की कहां बैठी थी? ट्रेन पे। तो लड़की के लिए फ्रेम कौन सा हो गया? ट्रेन। तो फ्रेम क्या हो गया? अलग अलग। जैसे मैंने फ्रेम चेंज कर दिया तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? मतलब डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस, सिंपल डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, ये जो होता है ये फ्रेम पे डिपेंड करता है। कैसे? देखो, लड़की के लिए फ्रेम था ट्रेन, तो डिस्टेंस था 0। मम्मी के लिए फ्रेम था ग्राउंड, तो डिस्टेंस था कुछ। तो भी समझ में आया क्या? क्योंकि मम्मी के लिए लड़का चला, लेकिन लड़की के लिए लड़का नहीं चला, क्योंकि वो दोनों शादी करना चाहते हैं। अरे बात करते हैं भाई आगे। मुझे एक बात बताओ, जब डिस्टेंस होगा तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी होगा? बोलो, बात समझ में आ गई क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल सेम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। अरे बोलो, जब डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी भी डिपेंड करेगा। बोलो, इसके लिए इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 6। इसके लिए इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। फ्रेम चेंज किया तो वेलोसिटी भी क्या हो गई? चेंज हो गई। इसके लिए 0, इसके लिए 6। ठीक है। अरे बोलो, क्या एक्सेलरेशन भी आएगा? एक्सेलरेशन बोलो हाँ कि ना? अच्छा। ओ, क्या वर्क डन भी आएगा? अरे सोचो ना भाई, वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पे, है कि नहीं? अगेन इंपल्स आएगा क्या? हाँ सर। और बोलो जल्दी से, मोमेंटम भी आएगा, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला सबको पता होगा, मास इनटू वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी इस पे डिपेंड करता है? तो मोमेंटम भी करेगा इस पे डिपेंड। बिल्कुल सही। ध्यान से देखो एक और बार, जैसे एग्जांपल, इसके लिए इसकी वेलोसिटी थी इतनी, तो मोमेंटम रहेगा उसका मास इनटू वेलोसिटी। इसके लिए इसका वेलोसिटी 0, तो मोमेंटम भी 0। मतलब फ्रेम चेंज कर दूं तो ये सब चीजें भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ गई? इसमें और भी कुछ आ सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन अभी ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ, सोचो मम्मी ग्राउंड पे है और लड़की ट्रेन पे है। ठीक है, और ये जो ट्रेन है, ट्रेन पे ऑब्वियसली लड़का कहां पे बैठा होगा? एक सीट पे। सोचो ये सीट बहुत लंबी थी, एक काम कर लेते ना, इसको बेड ही बना देते भाई। ये लो, बैठा है लेकिन सोने के लिए जगह थी, बेचारा बैठ गया। सोचो ये एक था बेड जिसपे वो बैठा था। मुझे एक बात बताओ, जहां लड़का बैठा है वहां से लेकर ये जो डिस्टेंस रहेगा, ट्रेन का एंड वाले डब्बे का डिस्टेंस, सपोज ये डिस्टेंस है 1 मीटर। कितना? 1 मीटर, है ना? ट्रेन अभी आए, ट्रेन आगे चली। अच्छा, तो बोलो ये जो डिस्टेंस है ये चेंज होगा क्या? होगा क्या? सोचो ना, जैसे एग्जांपल ले लो,
दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, ये हो गया हमारा ठेला। कौन सा ठेला? जो भी कुछ फल फूल रहते हैं उसमें, है ना। ये हो गया ठेले पे एक पार्टिकल जो कुछ तो भी बंधा हुआ है, और ये एक पॉइंट हो गया। क्या अगर मैं ठेले को चलाते रहूं तो क्या ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी चेंज होगा? क्या कभी चेंज नहीं होगा? होगा क्या? नहीं होगा ना, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं ये क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, और यहां आएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। ये बात याद रखना, बहुत काम आने वाली है ये बात, आगे में समझ में आएगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल फिर से एक बार सुन लो। पहला क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था इसके लिए, लेकिन इसके लिए नहीं किया था। लेकिन यहां इसके लिए इसके बीच का डिस्टेंस 1 ही रहेगा, और इसके लिए भी कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। फ्रेम चेंज करने पे दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, ये बात याद रख लेना है, ठीक है। चलो दूसरी बात, दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ इवेंट। अरे बोलो, यहां से लेके यहां तक जाने में 1 सेकेंड इसके लिए लगा होगा, तो यहां से जब ट्रेन यहां गई तो इसके लिए भी 1 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? 0 ही रहा होगा, या जो भी है भाई, जो भी चीजें बताई गई है, टाइम उसके लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। वो डिपेंड नहीं करता है किस पे? फ्रेम पे। एक और चीज है जो कि डिपेंड नहीं करती है, और वो है फोर्स। एक्चुअल में फोर्स नहीं बोलूंगा मैं, कौन सा फोर्स बोलूंगा? इंडिविजुअल फोर्स, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करने वाले, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। ये सारी चीजें आपको दोनों पता होनी चाहिए। फिर से एक बार शुरुआत करते हैं। मैंने क्या क्या बताया बोलो? मैकेनिक्स मतलब इफेक्ट, मतलब इफेक्ट और कॉज का हमें क्या करना है? स्टडी करना है। इफेक्ट की स्टडी मतलब काइनेमैटिक्स में हमें क्या कहां से शुरुआत करनी थी? मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक। काइनेमैटिक्स में क्या शुरुआत करना था हमें? रेस्ट क्या होता है बोलो? रेस्ट एक रिलेटिव टर्म होता है ना। और रेस्ट अगर रिलेटिव टर्म है, इसका मतलब रेस्ट जहां आप बैठ जाते हो तो उसको आप रेस्ट पे अज्यूम कर सकते हो। क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, जहां आप बैठ जाओ उसको रेस्ट पे अज्यूम करना है, ठीक है। बाकी आगे में मैं बताता हूं, ठीक है। चलो, उसके बाद मैंने बताया भाई, अगर आप रेस्ट पे अज्यूम कर रहे हो, जहां बैठकर उस जगह को क्या बोला जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी 2 टाइप के होते हैं, बाद में समझेंगे अपन उसको, फिलहाल उसका काम अभी नहीं है आपको, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होते हैं, कौन से फैक्टर पे कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, ये चीजें हमें पता होना चाहिए। एग्जांपल किस पे डिपेंड कर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कौन सी क्वांटिटी डिपेंड करती है? कौन सी करती है बोलो? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क डन, मोमेंटम, और भी आएंगे, या काइनेटिक एनर्जी हो गई, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करती है। लेकिन ये 3 फैक्टर है जो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये बहुत काम की चीज है, मैं पहले ही बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कंसिडर कर सकते हो। जब आपको मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तो इनको हम कंसिडर करके न्यूमेरिकल को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। समझ में आया क्या? ठीक है, तो इतना आप इसको आप लोग पॉज कर लो और इसको नोट कर लो कॉपी में, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं बेसिक हमारे टॉपिक पे, और वो टॉपिक का नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो बेसिक है हमारा, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। हमारा टॉपिक है आज का, बहुत काम का टॉपिक है। यहां से रिसेंटली अभी कुछ 2 साल में शायद 1 2 3 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, मुझे जहां तक याद है 5 क्वेश्चंस शायद, ठीक है। रिसेंटली अभी कुछ सालों में, जेई मेंस में ही बोल रहा हूं मैं, नीट में भी शायद आए हो, शायद नहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम कहां से। मैं ऑब्वियसली इंडिविजुअल टॉपिक ना पढ़ा के हम उसको डिफरेंस बिटवीन में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर हमें समझ में आएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम हमारे काम के टॉपिक को, और उस काम के टॉपिक का नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस
पहली बात, आपने स्केलर वेक्टर मतलब वेक्टर पढ़ा होगा। अरे पढ़ा है ना वेक्टर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्लास में पढ़ाया गया है। उसके लिए फर्दर वीडियो आ सकता है, लेकिन उतना काम का नहीं होता, इसलिए मैंने ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया है। लेकिन ट्राई करूंगा कि उसके लिए भी एक वीडियो बना दूं। फिलहाल तो मैंने उस पर फोकस अभी नहीं किया है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, पहली बात, काम की बात करेंगे, ज्यादा लोड नहीं लेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम आएगा। हो सकता है जेईई एडवांस के लिए हो सकता है कि भाई ऑसिलेशन एंड रीजन में कुछ सवाल आ जाए, लेकिन इसीलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम यहाँ पे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ओ सर, आप कितना फास्ट बोलते हो। अरे कोई बात नहीं बच्चों, चलो आपको समझने लायक तो बोले देता हूं। देखो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस मतलब नथिंग बट एक्चुअल पाथ, ठीक है। व्हाट इज डिस्टेंस, सिंपल बोले तो, ठीक है, डिस्टेंस इज नथिंग बट द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। एक्चुअल पाथ कवर्ड बोल सकते हो आप, पूरा डेफिनेशन थोड़ी ना लिखते बैठेंगे। अरे बोलो, आप क्या यहाँ पे बोर्ड की प्रैक्टिस करने आए हो क्या, यहाँ पे आए हो क्या? नहीं ना, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे एक बात बताओ, एक्चुअल पाथ कवर्ड का क्या मतलब है, समझने की कोशिश करेंगे। मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप यहाँ पे हो, आप कहां पे हो, बोलो बोलो बोलो। आप हो एल के सर के घर पे। कहां पे हो? एल के सर के घर पे। और आपको जाना है बर्डी। कहा जाना है? इटर्निटी मॉल। बर्डी जाना है, बर्डी। ओ माई गॉड। तो ऑब्वियसली यहां जाने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। पहला तो सीधा रास्ता, अरे हाँ की अमरावती रोड। दूसरा रास्ता फुटाला की तरफ से हो सकता है, आपका यहाँ कोई मित्र मंडली खड़ी हो तो वहां जाके उसको लेके आप बर्डी जाओगे कि नहीं जाओगे? बिल्कुल जा सकते हो। अरे ऐसा भी हो सकता है आप जापानीज गार्डन चले जाओ और बाद में आप कहा चले जाओ, बर्डी चले जाओ। बोलो जा सकते हो कि नहीं? हाँ। तो जिस रास्ते से आप जाओगे, जिस पाथ से आप जाओगे, उसकी लेंथ मेजर कर लो। क्या कर लो? उसकी लेंथ मेजर कर लो। उस लेंथ को ही बोला जाएगा डिस्टेंस। समझ में आया? द एक्चुअल पाथ कवर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। समझ में आया क्या? बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। चलो, अरे बच्चों बोलो, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये मैंने पहले ही पढ़ाया, सबको पता होगा, ज्यादा बेहतर इसको हम समझेंगे नहीं अभी। बोलो, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद रखना बच्चों, क्या बोलना चाहता हूं मैं, जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस, याद रखना, डिस्टेंस कैन बी जीरो और पॉजिटिव, ठीक है। डिस्टेंस जीरो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव कभी नहीं होगा। लेकिन कभी कभी पता है क्या, कुछ नोट्स में ना ऐसे लिखा होता है डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। इनकम्प्लीट स्टेटमेंट क्यों बच्चों? क्योंकि डिस्टेंस जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे एक पत्थर है, उसको आप मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो मूव ही नहीं हो रहा है, तो मूव ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली जीरो डिस्टेंस कहलाएगा। मतलब डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन पॉजिटिव या ऑलवेज पॉजिटिव तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। समझ में आया क्या? तो कंप्लीट स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस कैन बी जीरो और पॉजिटिव का मीनिंग है डिस्टेंस कैन बी जीरो जब मोशन ना हो, डिस्टेंस ऑलवेज जीरो बोलेंगे भाई मैं, और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन देयर इज अ मोशन, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। इसीलिए मैंने कैन बी जीरो और पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरी बात, चौथी बात ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे एक बात बताओ, क्या हम ये बोल सकते हैं जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फॉर अ क्लोज पाथ, डिस्टेंस फॉर अ क्लोज पाथ इज नेवर जीरो। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज पाथ के लिए डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप यहां से आ रहे हो और यहीं पे आ गए हो तो क्या आपको इसकी लंबाई, लेंथ मेजर करना पड़ेगा, और उसका लेंथ जीरो थोड़ी ना हो सकता है। तो क्लोज पाथ के लिए डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। ये बात समझ के चलना है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक बा? हाँ बा ना बा? चलो
बढ़ते हैं आगे। एक और बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। जो डिस्टेंस होता है हम नहीं बताएंगे, पहले यहां आएंगे एक पॉइंट, इसके बारे में और भी थोड़ा फोकस करेंगे अपन। फिलहाल हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूले आएंगे इसके कुछ। चलो, अरे बोलो, ये एक्चुअल पाथ का वर्ड है, तो ये क्या है? ये तो होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने? बोलो, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी हो वो कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोलोगे सर सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? सबसे छोटा रास्ता सीधा ही हो सकता है, स्ट्रेट लाइन। समझ लो, आप यहां से ऐसे ऐसे गए तो आपको सबसे छोटा रास्ता कौन सा मिल सकता है? स्ट्रेट लाइन। अरे बोलो, समझ में आया क्या? तो सबसे छोटा रास्ता वही होगा जो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन पाथ हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। आपको बात समझ गई होगी, बताने की जरूरत नहीं है। बोलो, बात समझी? अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये स्केलर है तो ऑब्वियसली ये कौन सी क्वांटिटी होगी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। इसीलिए मैं थोड़ा आगे इसमें इसके बारे में और भी बताऊंगा आपको। फिलहाल समझ लो, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तीसरी बात याद रखना, इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव लिख लेना, काम आएगा। ठीक है, ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। समझने के लिए कोशिश करेंगे हम। ध्यान दो, ये कोऑर्डिनेट है। समझ लो, आप एक गार्डन में गए और वहां पे ना आपको परेड दिया जा रहा है और आपको मैथमेटिक्स के तरीके से दिया जा रहा है। आपको ओरिजिन पे खड़ा कर दिया गया और आपको बोला गया इधर भागो, तो आप भागने लग गए। कितना भागे आप? 2 मीटर। फिर बोला गया नहीं 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 नहीं, पीछे आओ। फिर आप वापस आ गए इसी रास्ते से और फिर इधर भाग गए। अरे बोलो, आप क्या -2 मीटर भाग गए? आपका इनिशियल पॉइंट था ये, फाइनल पॉइंट था ये, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या यही हो जाएगा? तो आपका आंसर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? -2। क्या डिस्प्लेसमेंट माइनस आ सकता है? हाँ। डिस्टेंस कितना? यहां से यहां चला 2, वापस आया 2, फिर इधर गया 2, टोटल कितना? 6। तो डिस्टेंस कितना? 6। पॉजिटिव आया, यस, मतलब ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव। समझ में आया होगा, ज्यादा लोड लेना नहीं है इसके बारे में। चलो बढ़ते हैं आगे। और भी कुछ है बच्चों, जैसे यहां पे हमने क्या बोला? क्लोज पाथ के लिए डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, लेकिन याद रखना डिस्प्लेसमेंट जो होता है फॉर क्लोज पाथ, क्लोज पाथ के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा इज ऑलवेज जीरो। ऑलवेज जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगेन। ठीक है, ये इसमें आ सकता है आपको कहां पे? जहां पे, वहां पे, पता नहीं कहां पे आएगा, लेकिन चलो। अरे समझ में, डिस्प्लेसमेंट फॉर क्लोज पाथ इज, मजाक कर रहा था, ये ऐसे सवाल नहीं आ सकते। जो सवाल आएंगे जो आगे मैं कराऊंगा मैं, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है, याद रखना ये, ठीक है। देखो, डिस्टेंस जो होता है इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, ध्यान से समझना है। ये कॉमन आप दोनों के लिए लिख सकते हो, ये नोट है आपका। क्या बोला? बोलो, डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर हो सकता है और इक्वल हो सकता है, उससे कम कभी नहीं होगा। एग्जांपल, सपोज आपको यहां से यहां जाना है और यहां से यहां जाना है, ये हो गया पहला रास्ता, ये हो गया दूसरा रास्ता। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दोनों रास्तों के लिए डिस्टेंस मेजर करूं, सपोज ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो मुझे बताओ पहले रास्ते के लिए डिस्टेंस कितना? 4, डिस्प्लेसमेंट कितना? 4। लेकिन दूसरे रास्ते के लिए डिस्टेंस कितना? 5। शॉर्टेस्ट पाथ नहीं पूछा, डिस्टेंस पूछा। 2 और 3 5, लेकिन दूसरे रास्ते के लिए शॉर्टेस्ट पाथ भी तो यही है ना, तो दूसरे के लिए डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा? 4। फिर से एक बार, पहले रास्ते से गया तो पहले रास्ते की लंबाई थी 4
और शॉर्टेस्ट पाथ भी क्या था, वही था, तो दोनों का 4 आया। ये था डिस्टेंस, ये था डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरा रास्ता 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5, तो डिस्टेंस हो गया 5, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट रास्ता स्ट्रेट लाइन, ये देखो यहां बताया शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ मतलब 4, तो ये देखो यहां पे 4 आ गया। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं और डिस्टेंस ग्रेटर भी हो सकता है, तो यही यहां मैंने आपको समझाया है। समझ में आया क्या, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, नहीं नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये निगेटिव भी हो सकता है, तो यहां मैग्नीट्यूड बोलना जरूरी है। बढ़ते हैं आगे। सॉरी, कुछ कुछ हो सकता है, कुछ गलतियां हो बच्चों, कोई लोड नहीं लेना, कभी ना कभी याद आके बता ही दूंगा। बोलो क्या क्या स्टेटमेंट है अपना, डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ा या उससे इक्वल रहेगा। ये भी एक नोट लिख लो बच्चों, डिस्टेंस जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है अगर मोशन जो होगा, मोशन कैसा होगा, वन डायरेक्शन में होगा। मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। क्या बोला, समझा क्या बोला है, देखो यहां पे वो बोल रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल तभी होंगे अगर मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन कैसा, बिना डायरेक्शन के चेंज हुए, उसको रेक्टिलिनियर पाथ भी बोलते हैं। देखो जैसे आप यहां से गए, यहां गए, इस रास्ते से गए और यहां तक आ गए, तो डिस्टेंस कितना समझ लो 2, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना 2। लेकिन अगर मैं उसी रास्ते से वापस आ जाऊं यहां पे, तो डिस्टेंस 4 हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 ना। इसीलिए मैंने बोला विद, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। समझ में, गलती से लिख दिया, थोड़ा समझ लेना, ठीक है। विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन, मुझे जहां तक लगता है कि मैंने मुंह से बोला होगा लेकिन लिखा कुछ और होगा, ठीक है। बिना डायरेक्शन के चेंज किए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। समझ में आ गया क्या, पक्का। तो ये भी दोनों पॉइंट्स है जो आपके बहुत काम आने वाली है, जो आप अभी मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराने वाला हूं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो फिलहाल ये आप कॉपी में नोट कर लो, आपको दोनों में काम आएगा, नीट में, जेई में, सब में, ठीक है। चलो लिख लो, खींच लो या स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेना। अब बढ़ते हैं आगे। कितनी बड़ी जगह, कितना टाइम हो गया, ओके बच्चों, देखते हैं, आपने टाइम बताया, हम आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, ध्यान देना। आज तो हम टॉपिक को करेंगे कवर, लेकिन कल भी इसी पे थोड़ा सा फोकस करके हम कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन ये भी जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, ये एग्जाम में आए क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। आप ट्राई करके देख लेना। जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक फाइल बना के भेज दूंगा लिंक पे, ठीक है। चलो ध्यान दो बच्चों, आपको करना क्या है, सपोज कोई पार्टिकल, ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन ले लेता हूं ना, सपोज पार्टिकल यहां से यहां आ रहा है, कहां से कहां, इसका रेडियस ले लो सपोज 1 मीटर, नहीं अपन 1 नहीं लेंगे, R ले लेंगे। इसका रेडियस कितना है बोलो, सपोज R, ऑब्वियसली रेडियस R है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R। सपोज मैंने बोला एक पार्टिकल है जो A से B जा रहा है इस रास्ते से, कौन से रास्ते से, इस रास्ते से, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है डिस्टेंस निकाल के दिखाओ और डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओ। समझ में आया क्या, इस रास्ते से वो जा रहा है, बात समझी क्या। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें,
मैं पहले जानबूझ के यही सवाल ले रहा हूं, इसके बाद मैं ऐसे भयानक सवाल लूंगा आपको, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सॉल्व कैसे करना है। मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक आने में क्या इस लेंथ का डिस्टेंस मुझे लेना पड़ेगा, और वहां लिखा रहेगा सेमी सर्कल। अब आपको पता होगा डिस्टेंस ऑफ सेमी सर्कल मतलब होता है 2πr/2, सर्कमफरेंस का आधा। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो πr। लेकिन अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या बोलोगे, बोलो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा r+r विच इज नथिंग बट 2r। बोलो समझ में आया क्या? अरे समझा? अरे बोलो ना भाई, सेमी सर्कल दिया है, आपको बोला गया है डिस्टेंस निकालो डिस्प्लेसमेंट निकालो, कर लोगे। लेकिन इतना आसान आएगा क्या? अभी नहीं आएगा, आ चुका है लेकिन अभी नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको क्या कराऊंगा, ध्यान दो अभी, ठीक है? अरे हमेशा थोड़ी ना सेमी सर्कल दिया रहेगा, हमेशा दिया रहेगा क्या? हो सकता है क्वार्टर सर्कल हो सकता है सर्कल का तीन भाग हो, या हो सकता है कुछ एंगल दिया हुआ हो। तो आपको करना क्या है, देखो सपोज, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, आपके जेईई मेंस में सवाल इससे रिलेटेड आ चुके हैं। देखो क्या सवाल है भाई, मुझे एक बात बताओ, सपोज आपको यहां एंगल दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, एंगल दिया हुआ हो, आपको यहां निकालना है, क्या निकालना है बोलो, डिस्टेंस निकालना है, और क्या निकालना है बोलो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है? एंगल दिया रहेगा, डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बहुत आसान है, मैं जो बोलना चाहता हूं उस पर ध्यान देना बस, ठीक है? मैं यहां पे करके दे रहा हूं, देखो सोचो यहां से मोशन शुरू हुआ है, ठीक है? चलो अब मुझे एक बात बताओ, सपोज आपको एंगल दिया हुआ है कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या π/2 लिखा जाता है बच्चों? हाँ कि ना? 90 डिग्री को क्या, इसी एंगल को 90 डिग्री बोला जाता है। बचपन में जब आप नर्सरी में थे बच्चों, तो आपको पढ़ाया गया होगा दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर 90 डिग्री, बराबर। अगर ये पोजीशन में ए बोल दूं और इसको पोजीशन में बी बोल दूं, और मैं इस रास्ते से चला गया, तो मुझे एक बात बताओ, जो मैं डिस्टेंस कवर करूंगा, क्या मेरा डिस्टेंस यही हो जाएगा 2πr/4? क्योंकि ये हो जाएगा सर्कमफरेंस का 4th भाग। अरे हाँ कि ना? तो मेरा आंसर बोलो क्या आएगा बच्चों, इट इज π/2r। कितना आएगा बोलो, π/2r। समझ में आया क्या? लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये पाथ, ये वाला, हाँ या ना? अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये r है और ये r है, तो बोलो क्या ये √2r हो जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने 10th में 9th में 8th में नर्सरी में पढ़ा होगा भाई। ओहो, इसका आंसर आएगा √2r। कैसे आया बोलो बच्चों, r² + r² का रूट मतलब √2r² मतलब √2r। ठीक बात, चलो बढ़ते हैं आगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये हो गया पहला, समझा? चलो अब मुझे एक बात बताओ, जब थीटा 180 डिग्री हो, कितना हो, 180 को क्या बोला जाता है, पाई। अगर ये पाई है तो क्या मेरा आंसर, मेरा पार्टिकल अभी अभी लिया था हमने, वो याद है क्या? अरे बोलो, क्या पार्टिकल यहां से यहां आ जाएगा, तुम्हारा ये एंगल हो जाएगा पाई। बोलो ये डिस्टेंस मतलब क्या, 2πr/2। डिंग, आंसर क्या πr आ जाएगा, बोलो हाँ। लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r+r विच इज अगेन अभी अभी बताया था 2r। समझा? बढ़ते हैं आगे। सोचो अगर आपका थीटा है 270 डिग्री मतलब 3π/2, तो आपका आंसर देखो क्या आएगा, वो आएगा 2πr डिवाइडेड बाय 3/4। समझ में आया क्या? नहीं 4/3, सॉरी गलती से मैंने 3/4 लिख दिया, 4/3। जस्ट अ मिनट, 4/3 है ना, बिल्कुल 4/3 तो है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3 से ये कटेगा बचा 2, तो मेरा आंसर आएगा 3π/2r। अब आप बोल रहे होंगे सर 4/3 कैसे आया, वो सुनो। मुझे एक बात बताओ, क्या
यहां से लेकर यहां तक मुझे आना है, यहां इस रास्ते से, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 270 डिग्री बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस था वो था π/2r? हाँ या ना? तो ये भी हो जाएगा π/2r, ये भी हो जाएगा π/2r, मतलब कितना π/2? 3π/2r। समझ में आया क्या? बोलो, बात समझ में आ गई? 3π/2r। अब बोलो यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा? सेम इसके जैसा, विच इज √2r। अरे बोलो, समझ में आया क्या? विच इज √2r। समझ में आया? चलो बढ़ते हैं आगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको थीटा 360 दे दिया जाए विच इज 2π, तो ऑब्वियसली हमारा जो सरकमफरेंस होगा वो हो जाएगा 2πr। अरे होगा कि नहीं होगा भाई? मतलब वही कहलाएगा डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। क्या पूरा सर्कल बनने के बाद हमारा रास्ता क्लोज हो जाएगा? और क्लोज रास्ते के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना बताया था मैंने? 0 बताया था। अरे हाँ कि ना? क्लोज रास्ते के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। सोचो, अगर आपको ये एंगल एग्जाम में आया ही नहीं, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, कुछ तो भी आया, तो वो कुछ तो भी कितना आया? इन जनरल की बात कर रहा था। इन जनरल सपोज आपको एंगल क्या दिया हो? थीटा। क्या दिया हो? थीटा। तो ऐसे कंडीशन में आपको डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना, तो आपको निकालते आना चाहिए। तो आपको यही याद करना है, बस लर्न कर लो ये, तो आप कोई भी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि भाई क्वेश्चन तो आप भी कर लोगे यहां से निकाल के, हो सकता है रटाना हो तो क्या करोगे? तो एक ही फॉर्मूला रटो, कोई भी आए आप कर लोगे। ठीक है? वो क्या है देखो, अगर आपका एंगल कितना दिया है? थीटा, तो आपका जो डिस्टेंस होगा ना वो कितना होगा पता है? थीटा r। कैसे? देखो, स्कूल में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। ये थीटा है, यहां से लेके यहां तक के हम डिस्टेंस को अपन बोल देंगे, लेट अज्यूम दिस इज d, और ये हो जाएगा r। आपने स्कूल में पढ़ा होगा थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय क्या होता है? रेडियस। और आर्क लेंथ हमारा क्या है? डिस्टेंस। स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? थीटा क्या होता है बोलो? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अरे हाँ या ना? मतलब अगर मैं इसमें ये पुट कर दूं तो हमारा d कितना आ जाएगा बोलो? थीटा r। तो बोलो भाई, अगर कोई भी पार्टिकल एक पाथ कवर कर रहा है बाय मेकिंग सम एंगल समथिंग, सपोज वो 135 दे दिया, तो आपको उसको पाई में मतलब रेडियन में निकालना है। तो आपका आंसर क्या आएगा बोलो? π/180 कर देना, रेडियन में निकाल लेना। इसमें थीटा यहां पुट कर देना, आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा। बोलो, बात समझी क्या बच्चों? अब क्या निकालना है बोलो? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? ध्यान दो, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? देखो, बहुत इजी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मुझे एक बात बताओ, देखो मैं अपने तरीके से बताऊंगा, लेकिन मैं पहले लिख लेता हूं, उसके बाद लिखवाता हूं, उसके बाद कराता हूं। ठीक है? इसका डिस्प्लेसमेंट का आंसर आएगा 2r sin θ/2। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बोलो? 2r sin θ/2। ये आंसर आएगा। अभी कैसे आया ये अगले वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में अगले क्या बोलते हैं यार इसको, बोर्ड में बताऊंगा अगले वाले। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। चलो बढ़ते हैं आगे। बड़े ये कैसे आया मैं आपको अभी करा के दे रहा हूं, ध्यान से समझना है। पहले ये लिख लो, आपको ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं जब जेईई मेंस के क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ये दो ही